हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और आज मैंने उस वीडियो में ही मैंने आपको वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम, ठीक है, और बेस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो 5 नंबर मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन, या 5 नंबर का जो मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन आता है वो बैठ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और बेस थ्योरम के को पढ़ने के पीछे क्या रीज़न रहा है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी, 10th क्लास में पढ़ी, 11th क्लास में पढ़ी, और 12th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। और 12th क्लास में भी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी हमारी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई है, और हम आ गए हैं बेस थ्योरम के पड़ाव पर, ठीक है। तो बेस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तक हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं उसमें ये था कि एक सिंगल अर्न है या बैग है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बॉल निकाल रहे हैं। पहली बॉल आ गई तो दूसरी बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो केवल सिंगल बैग से हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन जब यदि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आपके पास 3 बैग हैं, पहले बैग में नंबर ऑफ बॉल्स पड़ी हैं, इधर भी नंबर, सेकंड बैग में भी नंबर ऑफ बॉल्स पड़ी है, और थर्ड बैग में भी नंबर ऑफ बॉल पड़ी है, हमें एक बॉल निकालना है किसी 3 बैग में से, और वो रेड आए या ब्लैक आए, जो भी कलर की बॉल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जो बेसिक मेथड पढ़ रहे हैं उससे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस थ्योरम की। तो बेसिकली बेस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है, जब नंबर ऑफ बैग्स या अर्न है वो ज़्यादा हो, और वहाँ से उनको सेलेक्ट करके उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तब हमें बेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। इस बेस थ्योरम के कंसेप्ट में पहला जो टॉपिक है वो है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंफ्यूज, क्योंकि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने कहाँ पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने 12th क्लास में पढ़ी। ये है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 टॉपिक हैं। पहला है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो बेस थ्योरम का है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कहाँ किस सिचुएशन में टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसका स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक ले रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या होता है वो लिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट, लेट E1 कोमा E2 कोमा E3 डैश 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 En B n म्यूचुअली exclusive and exhaustive events associate with the sample space, associate with sample space, S, clear. E1 E2 E3 dash dash En Bn mutually exclusive and exhaustive event associated with the sample S of random variable, of
random variable. Clear? Let A be the event occurred either E1 or E2 or dash 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 और En, देन देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ E1, E2, E3 dash 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 En, B and mutually exclusive and exhaustive events associate with the sample space of random variable. Let A be the event occurred either with कर दो यहाँ पर either with, ठीक है, E1 और E2 और E3 dash 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 En, then probability of A, ठीक है। यहाँ तक जो है ना बेस थ्योरम में भी ये स्टेटमेंट रहेगा। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, उसका फॉर्मूला चेंज होगा, स्टेटमेंट सेम ही रहेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा कि प्रोबेबिलिटी हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा A अपॉन E2 प्लस डैश 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 कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा A अपॉन En। ये है हमारा टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और कंसेप्ट। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, पहला E1 को सेलेक्ट करेंगे, जो पहला बेग दे रखा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें से जो रिक्वायर्ड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्लस सेकंड और लग रहा है इसका मतलब प्लस लगाना, सेकंड बेग को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड सो ऑन एन तक चलते जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम बेस थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है ये भी हमें समझना जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस स्टेटमेंट में ही मैं आपको बता देता हूँ। यदि यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी होगी कि आपके पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, a एक ऐसा इवेंट लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, क्लियर? अब कौन से क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगेगी, कौन से क्वेश्चन में टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगी, उसका देखिए उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आता है तो हमें क्या करना है, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ ढंग से। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 16 में ले रहा हूँ, इसमें बताता हूँ कि बेस थ्योरम लगेगी कि टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगी, और क्या कंसेप्ट नहीं होगा तो क्या चीज़ नहीं होगी तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में। तो क्या कह रहा है देखो, एक bag first contain 3 red and 4 black ball, while another bag second contain 5 red and 6 black ball. One ball is drawn at random from the one of the bag, ठीक है, it is found to be red, ठीक है, found to be red। आपको क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। यहां पर टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी। यदि यहां पर ऐसा बोल देता है ये क्वेश्चन कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड बॉल, तो यहां पर लग जाता टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब यहां पर क्या है कि क्या कह रहा है कि जो बैग में से बॉल निकाल रहे हैं वो तो रेड आ रही है, ये तो गिवन दैट है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, रेड आ रही है बॉल, वो पता है हमको, हमें बताना है कि वो किस बैग में से आ रही। जब कभी भी बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें बेस थ्योरम का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए तो मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ। तो ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कैसे ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस बॉल, रेड बॉल या ब्लैक बॉल या कोई भी चीज़ पूछेगा, वो ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या लगाना है कि टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी है। लेकिन यदि वो बोलते हैं
कि ये बॉल आ चुकी है, इस कलर की बॉल आ चुकी है, ये बताओ कि ये बॉल किस बैग में से आ रही है। जब बैग की प्रॉपर्टी निकालेंगे तब हम क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेम है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए बेस थ्योरम, सेकंड कंसेप्ट है हमारा बेस थ्योरम। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में वही सेम कंसेप्ट है, E1 E2 E3 डेश 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 En एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ए बी द इवेंट अक्कर आइदर विथ E1 E2 E3 और En। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, EI इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए निकालना है। ठीक है, EI अपॉन ए निकालना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI डिवाइड बाय क्या होगा, समेशन J इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, A अपॉन EJ। क्लियर, ये हमारे पास बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, और जे की वैल्यू भी इसी तरीके से 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और इस तरीके से। तो ये बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था। मैं फिर से बता देता हूँ कि बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। बेस थ्योरम में हमें सीधे बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जबकि टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सीधे बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। लेकिन बेस थ्योरम में हमें उस जो बॉल आई है वो कहाँ से आई है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं ये एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सामने करने वाला हूँ। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट फर्स्ट बैग, लेट E be the first bag, E1 be the first bag हो गया, और E2 हमने क्या मान लिया, B सेकंड बैग, हमने इसको सेकंड बैग मान, ठीक है। और A को क्या मान लिया, A be the event that रेड बॉल, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या है, देखिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फाइंड करना है, सेकंड बैग मतलब E2 डिवाइड बाय ए, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, ठीक है। 2 बैग पड़े हैं आपके सामने, पहला बैग दूसरा बैग, 2 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, इसकी भी 1/2 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, जब हम बैग को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वाले बैग को, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, 3 पड़ी है, टोटल बॉल कितनी है 7, तो 3 कितना हो जाएगा 7। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, A अपॉन E2, सेकंड बैग हमारे पास है ना, सेकंड बैग सेलेक्ट किया, उसके अंदर टोटल बॉल कितनी है, 6 और 5 11 है, रेड बॉल कितनी है 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 5/11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 का मतलब कितना हो जाएगा 5/11 डिवाइड बाय यहाँ पर 1/2 और A अपॉन E1 का मतलब हो गया 3/7 यहाँ पर 1/2 और 5/11। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए हाफ कॉमन है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5/11 डिवाइड बाय, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 77, तो ये आएगा
3 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 35 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ऊपर चला गया, देखो ये इस 11 से इसको कट करेंगे तो 7 7 5 जा 35, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 60, है ना, 68। दिस इज़ माय आंसर। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेस थ्योरम का। ठीक है, और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का भी करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन सबसे पहले ये कर लिया। यदि मान लो इसको मैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बना सकता हूँ, यदि मुझे वो क्वेश्चन पूछ लेता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, चलो तो इसको भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ। चलो ये आपको पूछ लेता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, सो हमें क्या निकालना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होता है। ठीक है, ये टोटल थ्योरम है, टोटल थ्योरम है। ठीक है, टोटल थ्योरम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा ए अपॉन E2 होता। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो हाफ है इंटू ये कितना है, देखो ये आई थिंक सो 3/7 है, 3/7, तो ये कितना हो गया 3/7 आ गया, प्लस 1/2 और 5 कितना हो जाएगा 11 आ गया। ठीक है, हाफ कॉमन ले लेंगे और एलसीएम लेंगे, 77 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 33 प्लस कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये 35 हो जाता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 68 तो ऊपर हो जाता, और 7 दूनी 14। ठीक है, 1 7 दूनी 14 और 15, तो 1 कितना हो जाएगा 154 आंसर आ जाता है 168। सॉरी अंडू कहाँ गया। ठीक है, ये कितना हो जाता आपका, ये आंसर आपके पास 68/154 हो जाता है, यदि ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि फाइंड द रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 वाला एग्जाम्पल, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, इन ईच बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट बोथ कॉइन आर गोल्ड। ठीक है, और कॉइन उसके बाद में इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन, और इन बॉक्स थर्ड देर आर 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin is the box in the box is also gold? तो देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं कि E1 है ना, E1 फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग। ठीक है, इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर, तो ये गोल्ड और ये सिल्वर एस, तो गोल्ड के कितने हैं, गोल्ड कॉइन कितने हैं, दोनों गोल्ड है। ठीक है, दोनों गोल्ड, दोनों कॉइन है, यहाँ सिल्वर 0 है। ठीक है, तो E2 हम क्या मान लेते हैं, सेकंड बैग मान लेते हैं, सेकंड बैग। ठीक है, इट हैज़ गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, सो गोल्ड कॉइन यहाँ पर कितने हैं कि सेकंड बैग दोनों सिल्वर हैं, तो यहाँ 0, यहाँ पर 2। ठीक है, और E2 हमने क्या मान लिया कि ये थर्ड बैग है, थर्ड बैग। ठीक है, हियर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, सो 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन। क्लियर है, सो E1 E2 E3 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या मिल गया, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो अब हमें क्या निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन, दूसरा भी कॉइन गोल्ड हो, वो उस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, तो ये तो पॉसिबल इसी में होगा, E1 में होगा, तो हमें क्या निकालना है, E1 अपॉन A हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पता है कि E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि पहला बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, उसमें से गोल्ड और कॉइन भी गोल्ड आया, ए बी द इवेंट यहाँ लिख देते हैं, ए मतलब गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन। ठीक है, क्या कह रहा है, अ पर्सन इज चूजन बॉक्स एट रैंडम टेक्स आउट अ कॉइन। ठीक है, इफ इट इज कॉइन इज गोल्ड, तो ये गिवन दैट है, जो भी गिवन दैट होता है हम इसको ए लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले बॉक्स को सेलेक्ट किया, बैग को सेलेक्ट किया, उसमें से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 बाई कितना आ जाएगा 2 मतलब 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2,
जब हम क्या करते हैं सेकंड बैग को सेलेक्ट करते हैं उसमें गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी, गोल्ड तो 0 है टोटल, तो ये 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा कि A/E3। तीसरा बैग सेलेक्ट करेंगे तो उसमें गोल्ड यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा E3, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 तो सेम ही है, 1/3 इंटू A/E1 का मतलब कितना जाएगा 1 डिवाइड बाय, यहाँ देखो 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, 1/3 खत्म हो गया, ऊपर आ गया 1 डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 ऊपर आ गया, नीचे कितना होगा देखो 3 2 जा 6, 2 + 1 3, तो कितना आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पर कितना हुआ 1/3 यहाँ है, ठीक है, और 1/6 यहाँ है 1/3, तो ऊपर 3 भी तो है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया हमारे पास 2/3। तो ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी फास्ट कर ली है, ठीक है, आप अपनी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन यदि सिंपल वे में पूछा जाता है तो यहाँ पूछ लेगा कि अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड कॉइन, इसका मतलब क्या लग जाता है, इसमें टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लग जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके का था तो यहाँ पर हमने बेस थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे बहुत बार इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है तब जाके बच्चे समझते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा आप समझ जाएं, और नहीं समझते हैं तो बार बार आप इसको वीडियो को देखें तो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना। सपोज दैट reliability of HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। ठीक है, यानी कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम मशीन की रिलायबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं कि वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही टेस्ट का रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV, ठीक है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, 90% ऑफ द टेस्ट आर जज नेगेटिव, है ना, बट 1% आर डायग्नोज्ड एज ए showing HIV positive from a large population of which only 0.1% have HIV positive। Clear? HIV positive or HIV. One person is selected at random given the HIV test and the pathologist report him her as HIV positive. What is the probability that person actually have HIV? ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दो ग्रुप बना देता हूँ आपके, दो ग्रुप, लेफ्ट साइड ग्रुप HIV पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड के जितने भी लोग हैं ग्रुप में वो सारे HIV पॉजिटिव वाले ग्रुप हैं, और यहाँ पर राइट साइड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब HIV नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे किया, ये पास्ट टेस्ट से किया होगा इन्होंने, या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे होंगे उनको तो इन्होंने ग्रुप में बांट दिया। अदरवाइज इनको सबको मिक्स करते हैं तो टोटली पॉपुलेशन का 0.1% जो HIV पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या कर लिया, पीपल सारे शामिल में थे तब 0.1% HIV पॉजिटिव थे, लेकिन इनको अलग अलग कर लिया बाय द हेल्प ऑफ पास्ट रिपोर्ट्स और एनी सिम्टम्स। क्लियर? तो एक ग्रुप बना दिया हमने E1, जो हमने मान लिया यहाँ लिख देते हैं ताकि हम भूलेंगे नहीं। E1 है ना, E1 बी द इवेंट HIV पॉजिटिव पर्सन्स, है ना, HIV पॉजिटिव ग्रुप, या यानी कि क्या लिखेंगे, E1 बी द
ग्रुप ऑफ HIV पॉजिटिव, ठीक है। और E2 हम मान लेते हैं, ठीक है, विद द ग्रुप ऑफ HIV नेगेटिव। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दो ग्रुप है, तो पहली लाइन में वापस पढ़ रहा हूं, देखो, ऑफ पीपल हैविंग HIV, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो HIV पॉजिटिव वाला ग्रुप है लेफ्ट साइड में हमारे, ठीक है, उसमें से एक बंदे को सेलेक्ट किया और उसका टेस्ट करवाया मशीन पे, ठीक है। तो क्या बोल रही है मशीन, क्या बोल रही है कि 90% कह रही है, बिल्कुल सही है कि भैया जो तुम पर्सन को सेलेक्ट करके ला रहे हो, बिल्कुल 90%, जितने भी लोग हैं उनका 90% के क्या कह रही है, टेस्ट क्या कह रही है कि हाँ उसमें डिजीज है, HIV पॉजिटिव है। लेकिन जब हम पहले ग्रुप में से एक बंदे को सेलेक्ट करेंगे और टेस्ट करवाएंगे, तो 10% ऐसी संभावना है कि जो है डिजीज वो क्या कर रही है, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो जब अपन क्या कर रहे हैं, किस ग्रुप में से उठा रहे हैं लोग को, HIV पॉजिटिव वाले ग्रुप में से उठा रहे हैं, 90% टेस्ट डिजीज बता रहा है, लेकिन 10% गो अनडिटेक्टेड, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि पीपल फ्री ऑफ HIV, यानी कि सेकंड वाले ग्रुप से हम पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका टेस्ट करवा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि 99%, देखो, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट नेगेटिव, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं उसका रिपोर्ट करवा रहे हैं, बता रहा 99% तो सच बोल रही मशीन का, हाँ कि भाई है ना, जो ग्रुप में से जो पीपल आए HIV फ्री वाले ग्रुप में से जो पीपल आए उनको डिजीज नहीं बताई उसने, लेकिन चांस कितने हैं, 1% चांस है कि उन लोगों में से भी HIV पॉजिटिव वो मशीन बता रही है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या बताना है, देखो हमने दो ग्रुप बना लिए, E1 और E2 बना लिया। आगे पढ़ो एक क्वेश्चन को, यहाँ पर वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, है ना, दोनों ग्रुप में से एक पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट करवाएंगे मशीन पे, एंड द पैथोलॉजिस्ट जो भी रिपोर्ट आएगी, ठीक है, वो पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए बी द इवेंट दैट पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट इज HIV पॉजिटिव, है ना। पैथोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली पॉजिटिव, मतलब वो पर्सन HIV पॉजिटिव वाले ग्रुप से आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब हमें निकालना है कि HIV ग्रुप वाला कौन सा है, E1 है, तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा कर लेंगे, पर हमें सबसे पहले E1 निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे तो क्या होगा, देखो दो ग्रुप में से किसी ग्रुप को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, जब हम HIV ग्रुप से एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं और वो पॉजिटिव आए, उसकी संभावना कितनी है, 90% है। तो 90% क्या कर दिया। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, एक गलती हुई है, गलती मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई है। 1/2 नहीं होगा, कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, कि HIV पॉजिटिव लोग कितने हैं, टोटल आपका 0.1% है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.1 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0.001 होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब HIV नेगेटिव में कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.001 आ जाएगा। 0.001 का मतलब होगा 0.999। क्लियर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, 1.00 यहाँ पर किया और 0 पॉइंट, है ना, 001, तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 9 और 9, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो सब्ट्रैक्शन में तो बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, मतलब हम ग्रुप HIV ग्रुप वाले से उसको सेलेक्ट किया, वहाँ से उस पर्सन को सेलेक्ट किया और टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 100, तो 90 डिवाइड बाय कितना कर दिया हमने, 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हम क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ HIV ग्रुप में से सेलेक्ट कर रहे हैं पर्सन को, और टेस्ट कितना पॉजिटिव बता रहा है 1%, 1/100 कर दिया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट, सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो सब कुछ आ जाएगा। तो जीरो यानी कि कितना हो गया 0.001 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना है 90 डिवाइड बाय 100 आई थिंक सो, 90 डिवाइड बाय 100, तो ये लिख दिया 90 डिवाइड बाय 100 लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 0.001 इंटू 90 डिवाइड बाय 100 प्लस यहाँ पर 0.999 इंटू कितना जाएगा 1 डिवाइड बाय 100। तो देखिए 100 तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा कि 0.001 इंटू 90 डिवाइड बाय 0.001 इंटू 90 प्लस ये कितना जाएगा 0.999। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करना कोई आसान मतलब सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो कितना हो गया, ये पॉइंट हट जाएगा, 0.001 को 0.90 से मल्टीप्लाई करें, पूरा करके बता रहा हूँ, 000 फिर 900। ठीक है, यहाँ पर ये 0, ये कितना जाएगा 900 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये पॉइंट कहाँ लगेगा देखो, ओके 90 है ना, 2 मिनट, ये पॉइंट लगेगा यहाँ पर, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसको, जस्ट अ मिनट। देखो ये है 0.001 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये 000 फिर 90। ठीक है, और 0 आया, ये कितना हो जाएगा 0 9। ठीक है, 0 और 9 1 2 3 1 2 3, तो पॉइंट लग गया, तो ऊपर आ जाएगा 0.090 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना 0.090 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.99। ठीक है, तो ये कितना हो देखो, इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐड करो तो कितना हो गया 9 और 9, ये 9 हो गया, ये 18 1, तो ये कितना हो जाएगा कि 0 और 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 0.090 डिवाइड बाय 1.089। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90 डिवाइड बाय 1089, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल तो खैर नहीं कह सकता हूँ इसको, लेकिन हाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको बार बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको सिंपल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 19th वाला क्वेश्चन है, 19th वाला एग्जाम्पल है। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स machines A, B, C manufactures respectively 25, 35, 40% of the bolts, ठीक है, of their outputs 5, 4 and 2% are the respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the production and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? तो देखिए मशीन E1 को क्या मान लेंगे, E1 इज इक्वल टू A, फिर E2 इज इक्वल टू बी, और E3 को क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। ठीक है, और A का मतलब यहाँ पर E मान लो इसको, है ना, ABC आ गया इसलिए हम E मान लेते हैं। ठीक है, E बी द इवेंट दैट बोल्ट्स आर डिफेक्टिव डिफेक्टिव्स। ठीक है, डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, बी मशीन कौन सी है, E2 बाई E निकालना है। ठीक है, E2 बाई E निकालना है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, E1 कितने % बोल्ट बना रही है, 25%, तो 25 डिवाइड बाई 100,
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ E2 कितना बना रही है, ये बना रही है 35%, तो 35%। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कितना जाएगा, E3 कितना बना रही है, 40% बना रही है, तो 40 डिवाइड बाय 100। या तो समझ में आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ कितना जाएगा, E1, प्रॉपर्टी ऑफ E1 कितना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ E अपॉन E1। हम क्या कर रहे हैं, पहली मशीन से कितने परसेंट डिफेक्टिव बॉल बन रहे हैं, 5%, तो 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 100। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ E है ना, डिवाइड बाय E2, तो सेकंड मशीन से कितने परसेंट बॉल डिफेक्टिव बन रहे हैं, तो 4 डिवाइड बाय 100। प्रॉपर्टी ऑफ E डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, E3, प्रॉपर्टी ऑफ E बाय E3, थर्ड मशीन से कितने परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट बन रहे हैं, 2 डिवाइड बाय 100। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉपर्टी ऑफ E2 बाय, तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ E2 बाय E निकालना है, तो देखो E2 बाय E का मतलब क्या होगा, देखो कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय, ठीक है, ये लिख दिया हमने 25 डिवाइड बाई 100, और यहाँ कितना जाएगा 5 बाई 100, ठीक है, प्लस 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 4 बाई 100, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना कर दिया कि 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 बाई 100, ठीक है। तो देखो सब खत्म हो गया, तो 35 इंटू 4 करेंगे डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना जाएगा 25 इंटू 5 करेंगे, प्लस 35 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, देन 40 इंटू 2 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना, 5 चौक 20, 2 12 और 13 14, 140 तो यहाँ आ गया है ना, नहीं 5 चौक 20, तो ये हो गया 0 2 कैरी गया, 12 और 14, ठीक है, 25 5 125 यहाँ से आ गया, 140 यहाँ से आ गया, और 80 यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर देख लो कि 140 प्लस कितना हो जाएगा 125 प्लस कितना आ जाएगा 80, तो ये 5 और 8 2 10 14, एक तो 345, तो 140 डिवाइड बाय 345, ये मेरा आंसर है। तो ये इस तरीके से ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए एक्सरसाइज पूरी है। उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं देखूंगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, देख लो। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, फ्रॉम अ पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट he will come by train, bus, scooter or by other means of transports, ठीक है, are respectively 3/10, 1/5, 1/10, 2/5. probabilities are, ठीक है, he will be late 1/4, 1/3, 1/12, ठीक है, if she come by train, bus, scooter respectively, ठीक है, but if she come by other means of transport then he will not be late, लेट नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, when the arrives he will, क्या कह रहा है, when he arrives he is late, लेट आ रहा है वो, ठीक, that he comes by train, ट्रेन से आए, तो E1 मान लेंगे, ये E2 E3 E4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी द इवेंट दैट ही इज कमिंग लेट, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ए अपॉन E1 ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी ए अपॉन E2 ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी ए अपॉन E3 कितना हो जाएगा, ए अपॉन E3 यहाँ पर 1/12 आ जाएगा। ए अपॉन E4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यदि समझ में आ गया आपको, ए अपॉन E4 अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, तो वो लेट आ ही नहीं रहा, लेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट नहीं आ रहा है तो जल्दी आया, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, लेट आने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी, लेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 होता है, 3/4 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेट आने की कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो क्या मान लेंगे अपन उसको, 0, ठीक, वो लेट नहीं आ रहा है, वो तो टाइम पे आ रहा है, ठीक है। सो इसको इस तरीके से मान के इसको कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E4 लेट नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 होगा या 1 होगा, इसमें कन्फ्यूजन
ही विल कम बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। लेट नहीं आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, जीरो नहीं होगी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, है ना, जीरो नहीं आएगी। लेट नहीं आ रहा वो, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1। इसको लेके कर लेना। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, यू विल लेट प्रोबेबिलिटी बाय ट्रेन। ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रेन फर्स्ट ही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, E1/A निकालना है। ठीक है, इसको निकाल के सोल्व करना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैं बता रहा हूँ। देखो, अ मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। 4 में से 3 बार वो बंदा जो है वो सच बोलता है। ठीक है, ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6। एक गेम खेल रहे हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, किसी बच्चे को मैंने बोला कि भैया एक गेम खेलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है खेलते हैं। तो मुझे पता है वो बंदे की जो रिलायबिलिटी है ना, सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है कि मैं 4 बार उससे पूछूंगा तो 3 बार वो सच बोलेगा लेकिन 1 बार वो झूठ बोल देगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दूर मैंने सिक्का फेंका। ठीक है, और मैंने डाई फेंकी, सिक्का नहीं डाई फेंकी, और मैंने उसको कहा कि चेक करके क्या देखे। फर्स्ट बार फेंकी मैंने, क्या आया, तो उसने कहा कि सर 6 आया, और 6 भी था वहाँ पर। ठीक है, दूसरी बार मैंने फेंकी और डाई, और मैंने उससे पूछा क्या आया, देख देख क्या, उसने बोला 6 आया सर। तीसरी बार भी फेंकी मैंने और उससे पूछा कि देख क्या आया। ठीक है, उसने कहा सर 6 आया। 3 बार तो उसने बोल दिया 6 आया और वहाँ पर भी 6 था, लेकिन 4th टाइम मैंने फेंकी डाई और वो चिढ़ गया। उसने कहा 6 आया था, उसने फिर भी कह दिया नहीं आया, क्योंकि तो सर बार बार यही कहते हैं। तो 6 नहीं आया था, फिर भी उसने बोल दिया कि 6 आया। क्लियर है, इसका मतलब झूठ बोल दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आपको बताना है कि वास्तव में उस डाई पे 6 है और वो बंदा भी सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ पर 2 ग्रुप कैसे बनाए कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये 2 ग्रुप हैं। और ए बी द इवेंट दैट द पर्सन रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। तो हमने क्या बना लिया, E1। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब कुछ भी नहीं होगा। ई बी द इवेंट, बी द इवेंट दैट डाई शोज एज 6। ठीक है, और E2 बी द इवेंट डाई दैट डाई शो नॉट ए 6। तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा नंबर भी आ सकता है। ठीक है, और ए बी द इवेंट मान लेते हैं, ए बी द इवेंट दैट, ठीक है, अ पर्सन रिपोर्ट्स इट इज ए 6। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, 5/6। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ठीक है, बंदा क्या बोल रहा है, 6 आ रहा, 6 आया। ठीक है, और उस पर भी 6 आया, मतलब सच बोल रहा है, 1 आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, A/E2। कुछ दूसरा नंबर आया था लेकिन उसने बोल दिया 6 आया। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, अ मैन नॉन टू स्पीक कितना हो जाएगा, 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी A/E1, सच बोल रहा है, और ओके सच बोल रहा है, की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 नहीं आएगा। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी A/E1, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/4। 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 1/4।
क्लियर है? ठीक है, एक बार झूठ बोल रहा है वो 1/4 उसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 6, एक्चुअली 6 मतलब प्रोबेबिलिटी E1/A निकालना है। तो E1/A का मतलब क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू 3/4, ठीक है, डिवाइड बाय 1/6 इंटू 3/4 प्लस, ठीक है, ये हो गया 5/6 इंटू 1/4, ठीक है। तो देखो ये तो सब खत्म हो गया, ऊपर बचेगा हमारे पास 3, यहाँ पर बचेगा, है ना, 3 प्लस कितना जाएगा 5, तो ये हो गया 3/8। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, सिंपल। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी इसमें, और एक क्वेश्चन बचा हुआ होगा शायद एग्जाम्पल नंबर 15, उसको देखना, करने की कोशिश करना, डेफिनेटली वो समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर एक और रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम क्या करेंगे, 5 को यूट्यूब पे ऑनलाइन, यूट्यूब पे लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। मैं सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज़ कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। एक दिन पूरी बुक को रिवाइज़ करेंगे, दूसरे दिन आपका दूसरी बुक को पूरी रिवाइज़ करेंगे। तो ये याद रखना, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब किस समय कैसे लेंगे। ठीक है, तो तैयार रहे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम चल रही है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, और अभी तो डेफिनेटली आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 4 तारीख का पेपर, फिजिक्स का पेपर ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे तो इन जो वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए और इनसे सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।